गाइस शुरुआत कर रहे हैं सीएमए फाउंडेशन के अंदर इकोनॉमिक्स का। बहुत ध्यान से समझिएगा चीज को। इट इज अ वेरी सिंपल पार्ट। इट इज अ पार्ट ए ऑफ पेपर नंबर 4 और पार्ट ए दिस कवर्स 50 मार्क्स ओवरऑल इन सीएमए फाउंडेशन। और इसके अंदर हम लोगों को टोटल मिलाकर 8 चैप्टर आने वाले हैं, जिसके अंदर आप मान के चलिए आधा हिस्सा एमसीक्यू रहता है, आधा हिस्सा थियोरेटिकल रहता है। अपन को लगता है कि एमसीक्यू वाला हिस्सा इजी होता है, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। तो हम ये जो 8 चैप्टर है, राइट, ये दोनों हिस्सों को देखने वाले हैं। आठों चैप्टर को देखना है और इसमें इकोनॉमिक्स के दोनों हिस्से खत्म होंगे। एक तो इकोनॉमिक्स का स्टैंडर्ड 11 में जो हम लोग को पढ़ाया जाता है माइक्रो इकोनॉमिक्स, थोड़ा सा उसका अंश है। एक भैया इकोनॉमिक्स का दूसरा हिस्सा मैक्रो इकोनॉमिक्स जो हमें 12th में पढ़ाया जाता है वो भी कवर्ड है। वो दोनों हिस्से कवर होने के साथ साथ थोड़ा एडिशनल हिस्सा है। बट दिस इज द ओवरऑल सिलेबस ऑफ इकोनॉमिक्स। इट इज डैम सिंपल, पर थोड़ा थोड़ा मेरे साथ आपको मेहनत करते रहना होगा, थोड़ी थोड़ी चीजें समझनी होगी। फर्स्ट चैप्टर दैट आई एम स्टार्टिंग अप विथ इज चैप्टर नंबर 6। बट मेरे को ऐसा लगता है जीवन में सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर ही यही है। क्या बोलते हो? व्हाट डू यू थिंक? इज दिस एन इंपॉर्टेंट चैप्टर और नॉट? इट्स ऑल अबाउट मनी गाइस। सब खेल पैसों का है दोस्त। अब हाँ साहब, सीधी सी बात है साहब, आज हम लोग करियर सिलेक्ट कर रहे हैं। करियर सिलेक्ट करने में सबसे बड़ा मापदंड किसको रखा है आपने? पैसों को ही तो रखा है। दिस इज द बिगेस्ट बी अ डिसीजन मेकर। सो इट्स ऑल अबाउट मनी। तो मनी के बारे में थोड़ा सा हिस्सा अगर मैं और आपको बताऊं, इफ आई टॉक अबाउट मनी, और मैं आपको इसमें अगर थोड़ा सा हिस्सा और बताऊं तो साहब इसमें मनी जो है शुरुआत इसकी हुई थी बार्टर सिस्टम के एज से। जो बार्टर सिस्टम का एज था ना, वहां से इस पैसों की शुरुआत हुई। एक दौर था, जैसे ये आप मान लीजिए ये दौर वो मोहन जोदारो पिक्चर देखिए क्या, ऋतिक वाली जो फ्लॉप हो गई थी, मोहन जोदारो। उसमें चीजों को और थोड़ा ढंग से बताया था उसके अंदर, जैसे एवरीथिंग वॉज गुड्स अगेंस्ट गुड्स, राइट। उस दौरान थी अशरफियां होती थी और अशरफियों के द्वारा भी डीलिंग्स होती थी, पर वो सीमित थे। बाकी मैक्सिमम डीलिंग बार्टर सिस्टम होता था, जहां पे डायरेक्ट एक्सचेंज ऑफ अ कमोडिटी होता था अगेंस्ट अनदर कमोडिटी विदाउट द यूज ऑफ मनी। बिना पैसों के इस्तेमाल के उसे बार्टर सिस्टम बोलते थे। बार्टर सिस्टम की कुछ लिमिटेशंस थी। ये 5 लिमिटेशंस है दोस्तों, जो हम लोगों को बेसिकली आइडिया है। मैं सिर्फ आपको ब्रीफ कर रहा हूं और मेरे साथ साथ फिर आपको इन्हें लिखना भी पड़ेगा साहब, राइट, लिखना भी पड़ेगा। ये 5 लिमिटेशंस थे बार्टर सिस्टम के। सबसे पहला था डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स का होना। डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स का क्या होना? भैया तू चावल बेचना चाह रहा है, ठीक है साहब, और मैं चावल खरीदना चाह रहा हूं, तो मेरा वांट और तेरा सेल मैच कर रहा है, पर मैं तुझे उस चावल के सामने दूसरा प्रोडक्ट देना चाह रहा हूं, पर तुझे वो प्रोडक्ट नहीं लेना। आज तो कितना सिंपल होता है साहब, मैंने चावल खरीदा, मैंने करेंसी पे कर दी। करेंसी एक डिनोमिनेशन है जो वाइडली एक्सेप्टेड है, तेरे को भी आपत्ति नहीं, मेरे को भी आपत्ति नहीं, लाइफ सिंपल है। पर इतना सिंपल लाइफ होता नहीं है दोस्त। दिस डज नॉट हैपन, ऐसा होता नहीं है। तो डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट होना कि मुझे जो बेचना है और उसके सामने मुझे जो चाहिए वो सामने वाले के साथ मेल खाना, क्योंकि सामने वाला भी मुझे वही देना चाहिए जो मैं लेना चाहता हूं, और सामने वाले को जो मैं बेचना चाहता हूं वो परचेज होना चाहिए, वो खरीदना चाहिए। तो ये डबल कोइंसिडेंस मुश्किल है। साइमल्टेनियस फुलफिलमेंट ऑफ म्यूचुअल वांट्स बाय बायर एंड सेलर थोड़ा सा मुश्किल हो जाता था। दूसरा लैक ऑफ कॉमन मेजर। कोई कॉमन मेजर तो था नहीं कि इस तरीके से उसको मैच करेंगे।
सो नो कॉमन यूनिट ऑफ मेजर था, अनलिमिटेड नंबर ऑफ एक्सचेंजेस। तुम थोड़ी इतनी अशरफियां दे दो, थोड़ा इतना ये प्रोडक्ट दे दो, मेरे को दूसरा कोई जानवर दे दो, कोई बकरी दे दो, राइट। तो कोई कॉमन मेजर था नहीं, परमिटेशन कॉम्बिनेशन में डीलिंग हुआ करते थे। मैंने ये बार्टर सिस्टम मेरी लाइफ में कब देखा, तो मैंने ये बार्टर सिस्टम देखा, पता नहीं आप लोगों ने देखा हो, मतलब वो वाला कि जब ओवरऑल जब डीलिंग होने लगी हमारी, तो डीलिंग के अंदर हुआ यूं था कि डीलिंग के अंदर एक जन बर्तन बेचने आती थी, वो बर्तन देती थी, उसके सामने वो हमसे कपड़े लेके जाती थी। शी डिड नॉट यूज टू टेक मनी। तो ये तो मैंने देखा हुआ है, राइट। मुझे नहीं मालूम कितना यूज किया है आप लोगों ने, या यहाँ पे भी इतना होता है। मैंने जयपुर में तो अभी तक नहीं देखा, व्हेन आई वाज देयर इन गुजरात वहां पे मैंने देखा है, राइट। तो कई बार वो प्रोडक्ट के अगेंस्ट में प्रोडक्ट लेके जाते थे। इनडिविजिबिलिटी और भयंकर प्रॉब्लम, इनडिविजिबिलिटी का तो भयंकर प्रॉब्लम साहब। इनडिविजिबिलिटी का मतलब क्या है साहब, मेरे पास 500 किलो चावल है, 500 किलो मेरे पास चावल है, मैं 500 किलो चावल दूंगा, जिसके सामने भैया मैं एक गाय लूंगा, और मेरे पास एक गाय है, पर मैं उस गाय के सामने 1000 किलो चावल लूंगा। मेरी गाय की अहमियत ज्यादा है, मेरी गाय ज्यादा दूध देती है, मेरे गाय की प्रोडक्टिविटी ज्यादा है, मैं 1000 किलो चावल के सामने ही गाय दूंगा। अब तेरे पास देने के लिए सिर्फ 500 किलो है, तो एक काम करूं, आधी गाय दे दूं क्या? पॉसिबल नहीं था। इनडिविजिबल करना, वैल्यू ऑफ काउ इज 100 kg भैया राइस, बट अदर पर्सन इन एक्सचेंज प्रोसेस हैज ओनली 500 kg राइस। अब साला कैसे करे यार, आधी गाय दे नहीं सकते, क्या करें यार। डिफिकल्टी ऑफ स्टोरेज एंड वेल्थ, ये भी अलग मसला था यार, रखे कहां इन सब चीजों को। आज तो वेल्थ साहब हमारे मोबाइल में वेल्थ स्टोर्ड है, ये रहा वेल्थ हमारा, राइट। हमारे बैंक अकाउंट में, हमारे लॉकरों में स्टोर्ड है। पहले वो रखना, स्टोर करना, मेंटेन करना सब आसान नहीं था। डिफिकल्ट फॉर द पीपल टू स्टोर वेल्थ। और फिर पांचवा था लैक ऑफ स्टैंडर्ड फॉर डिफर्ड पेमेंट साहब। फ्यूचर पेमेंट्स में बहुत दिक्कत थी, फ्यूचर पेमेंट्स में बहुत दिक्कत थी साहब। इन केस ऑफ फ्यूचर पेमेंट देयर वाज अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम इन फ्यूचर पेमेंट। तो साहब फ्यूचर पेमेंट के अंदर बहुत दिक्कत आया। फ्यूचर पेमेंट्स एंड क्रेडिट ट्रांजैक्शंस वर नॉट पॉसिबल। मतलब फ्यूचर में पेमेंट करेंगे तो सर फ्यूचर पेमेंट में दिक्कत, जैसे आज क्या होता है, मैंने आज आपको पेमेंट दे दिया, अमेज़न 10 दिन के बाद मेरे को माल दे देगा, या तूने मुझे आज माल दे दिया, मैं तेरे को 1 महीने के बाद पेमेंट दे दूंगा। आज पॉसिबल है। पहले क्या था साहब, तूने तय कर लिया आज अपना कॉन्ट्रैक्ट हो गया, तू मुझे गाय बाद में देगा, अब उसके सामने मैं तेको इतना चावल दूंगा, पर क्या गारंटी कि 2 महीने के बाद जब तू मुझे गाय देगा तो उसकी प्रोडक्टिविटी उतनी ही है जितनी 2 महीने पहले थी। हो सकता है तूने उसको खाना पीना दिया ही नहीं हो, वो 2 महीनों में उसकी प्रोडक्टिविटी घट गई हो। प्रोडक्टिविटी घट गई पर उसके सामने तू चावल तो उतने ही ले रहा है मेरे सामने। तो एट द टाइम ऑफ रीपेमेंट द क्वालिटी ऑफ डिफरेंट यूनिट्स में ऑल्सो नॉट रिमेन द सेम। हो सकता है वो सेम ना रहे। तो ये लैक ऑफ डिफर्ड पेमेंट का भी बहुत लफड़ा था यार। तो सबसे पहले देखो, आ जाओ फटाफट से आ जाओ सब। बार्टर सिस्टम का अपना एक प्रॉब्लम था, क्या क्या लिमिटेशंस थी उसको लिख कर देखना है साहब हमको। तो आ जाओ, सबसे पहले देखेंगे कि प्रॉब्लम में क्या थी। फटाफट से आ जाओ। सबसे पहले बार्टर एक्सचेंज। नोट्स के अंदर अपन को लिखना पड़ेगा, मेरे साथ साथ सब लोग लिखेंगे। आपको दिखाई दे रहा है क्या? से यस। दिखाई दे रहा है क्या साहब? जल्दी बोलो। यस, बिल्कुल। तो सबसे पहले आ जाओ, व्हाट इज बार्टर एक्सचेंज? बार्टर एक्सचेंज क्या है? मनी चैप्टर के अंदर सबसे पहला सवाल ही हम देख रहे हैं, बार्टर एक्सचेंज क्या है।
It is a direct exchange of commodity against another commodity. It is a direct exchange of commodity against another commodity. Without the use of money. फटाफट से नोट्स के अंदर आ जाइए. Direct exchange of commodity without the use of money. Limitation of barter system. लिमिटेशन ऑफ बार्टर सिस्टम क्या बोलता है? 5 लिमिटेशन है जो यहां पे अपन ने लिखे हैं. 5 limitations. Number 1, there is a need for double coincidence, lack of common measure value of money, indivisibility of certain goods, difficulty of storage and transfer of wealth, lack of standard for deferred payment. Lack of standard for deferred payment. Lack of standard for deferred payment. आ रहा हूं साहब, थोड़ा नीचे आ रहा हूं. सबसे पहले साइमल्टेनियस फुलफिलमेंट ऑफ म्यूचुअल वांट्स. हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, आराम से, कोई जल्दी नहीं है. डेफिनेशन तो लिख लिया ना सोनू जी? आराम से, कोई जल्दी नहीं है. हाँ, अभी आ जाओ. ये जो प्रॉब्लम्स थी वो देख लो. अपने को कोई जल्दी नहीं है, स्टेप बाय स्टेप देखेंगे. अपना एग्जाम काफी दूर है, अपना 50 मार्क का कंटेंट है. इत्मीनान से देखेंगे, सब कुछ कवर होएगा. डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स में दिक्कत था, कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू नहीं मिलता था, डिविजिबल करना बहुत मुश्किल था, डिवाइडिंग पॉसिबल नहीं था. काउ का एग्जाम्पल देखा था. डिफिकल्टी थी स्टोरेज एंड ट्रांसफर ऑफ वेल्थ में. लैक ऑफ स्टैंडर्ड था फॉर डिफर्ड पेमेंट. डिफर्ड पेमेंट का मतलब होता है फ्यूचर पेमेंट. अगर ये हो जाए तो एक बार डन लिख के कंफर्म करना. डन लिख के कंफर्म कर देना, सर इट्स डन. तो मैं चीजों को और आगे लेके जाऊंगा. सर व्हाट इज बाद में? बाद में मतलब कहां लिखा है? ऐसा कहां लिखा है गिरधर भाई? समझा नहीं मैं.
अच्छा, बाद में का मतलब है फ्यूचर, फ्यूचर में पेमेंट। यार आजकल सारे ट्रांजैक्शन जो होते हैं क्रेडिट पे ही तो हो रहे हैं। आज सारे ट्रांजैक्शन फ्यूचरिस्टिक पेमेंट पे ही तो हो रहे हैं। आज तू ऑनलाइन में भी कुछ पेमेंट करता है तो माल तो तेरे पास फ्यूचर में ही आ रहा है, पर कम से कम अश्योरिटी तो है ना कि जैसा बोला गया है वैसा आ रहा है। पहले क्या था, फ्यूचर एक तो पेमेंट नहीं हो पाता था, और फ्यूचर पेमेंट में अश्योरिटी नहीं मिलती थी कि जैसा बोला गया था वैसा ही माल मिलेगा क्या। आज मैं गाय ले रहा हूं तो आज तो गाय की प्रोडक्टिविटी ये है, क्या फ्यूचर में भी ऐसी होगी, उसकी श्योरिटी नहीं थी साहब। चलो चलो जल्दी जल्दी बोलो, डन डन डन, तो मैं आगे बढ़ू। थोड़ा सा ही देखना है आज, मनी की थोड़ी डेफिनेशन देखो। बार्टर सिस्टम की प्रॉब्लम देखी है, अब मनी की थोड़ी डेफिनेशन देखेंगे। परफेक्ट, सुपर, जल्दी जल्दी जल्दी। सुपर, हटा रहा हूं गाइस, एक बार मॉड्यूल पे आ रहा हूं। अगर किसी का बाकी हो तो वेट लिखो, वरना मैं मॉड्यूल पे आ रहा हूं एक बार। अरे यार यश, बहुत लेट लिखता है तू यार। चल मैं वापस आ जाऊंगा थोड़ी देर में, ठीक है। एक बार आगे बढ़ता हूं, क्या बोलता है। थोड़ा सा लेट लिख दिया तूने, मैंने उससे पहले ही चेंज कर दिया। देख भाई, सिंपल सिंपल प्रॉब्लम समझ। सिंपल प्रॉब्लम ये है कि अब आता है कि साहब मनी पैदा कैसे हुआ और फिर उसका डेफिनेशन क्या है। तो मनी तो देखो, सिंपल अगर मैं बात करूं तो व्हाट इज एवोल्यूशन ऑफ मनी, तो अपन इसमें ये लिख सकते हैं, द टर्म मनी is derived from the name of goddess Juno Moneta of Rome। ये गॉडेस थी वहां की, जूनो मोनेटा नाम से, जिसमें से मनी टर्म को डिराइव किया गया था। आज तो अपन क्या करते हैं, उसको करेंसी बोलते हैं। और ये करेंसी दो भागों में होती है, मतलब एक तो है कॉइन्स के रूप में और एक होती है करेंसी नोट्स के रूप में। और ये जो पैसा है, ये पैसा दो लोगों के पास होता है, एक तो बैंक के पास होता है और एक पब्लिक के पास होता है। फिर उन लोग ने मनी का डेफिनेशन दिया है, मनी के बारे में चीजों को बताया है, अलग अलग डेफिनेशंस दिया है, मनी के फंक्शंस बताए हैं। वो देखना है, पहले इसको देख लो पूरा का पूरा। देखो साहब, हमने देखा कि मनी टर्म डिराइव हुआ। मनी एज अ जो टर्म है, ये रोम में एक गॉडेस थी जूनो मोनेटा, उसके नाम से ये मनी टर्म बना। ये जो करेंसी बनी, ये करेंसी जो बनी, इस करेंसी को छापने का अधिकार, क्योंकि पहले क्या था, ये जो मनी टर्म था ये अशरफियां, गोल्ड और कुछ अलग अलग जो धातु होते थे, उन धातुओं को मनी टर्म दिया गया था। सोने की अशरफियां, चांदी की अशरफियां, तांबे की अशरफियां। जब से ये करेंसी टर्म आया ना साहब, तो मनी की इंपॉर्टेंस आप मुझे बताओ,
बढ़ी है या घटी है आफ्टर द एवोल्यूशन ऑफ करेंसी? आपका जनरल नॉलेज जानना चाह रहा हूं, बात पैसों की हो रही है, तो आप व्हेन द टर्म करेंसी इज बिन इंट्रोड्यूस और पैसे छापने चालू हुए, मनी की इंपॉर्टेंस बढ़ी है या घटी है? एक जन का जवाब आया खाली, सोनू जी कह रहे हैं बढ़ी है, देवशी जी कह रही है घटी है, यश कह रहा है इंक्रीज हुई है, ऋषिता कह रही है इंक्रीज हुई है, राघव कह रहा है इंक्रीज हुई है। चलो इस चीज के साथ आज वाले सेशन को समाप्त करूंगा। पहले थोड़ा ध्यान से समझना साहब, आप लोगों ने बिटकॉइन का नाम सुना है क्या? बिटकॉइन से यस, सुना ही होना चाहिए साहब, पैसों के लोग और नहीं सुना ऐसा मुश्किल है। अच्छा, आपने ये भी सुना है, आपको ये भी पता होगा कि बिटकॉइन का वैल्यू बहुत जबरदस्त लेवल पे बढ़ रहा है, हाँ या ना? क्यों बढ़ रहा है उसका? क्योंकि उसका एक बहुत बड़ा कारण है साहब, वो एक लिमिटेड अमाउंट में ही है, जैसे है गोल्ड, उसको और नहीं लाया जा सकता, एक सीमित अमाउंट में ही रहेगा। अब क्योंकि उसकी लिमिटेड सप्लाई है और डिमांड एवर इंक्रीजिंग है, जो उसकी प्राइसिंग है वो हमेशा बढ़ती ही रहती है। आप गोल्ड को देख लो, राइट? बिटकॉइन के ऊपर मैं कुछ कह नहीं सकता क्योंकि मुझे नहीं मालूम ये क्रिप्टो करेंसी, क्योंकि दिखती तो है नहीं, अदृश्य है, पर गोल्ड दिखता है ना, फिजिकल है ना, सभी को पता है साहब। आप गोल्ड रखो वो हमेशा बढ़ेगा, वो कभी गायब नहीं होगा, उसकी वैल्यू कभी कम नहीं होगी, हमेशा इंक्रीजिंग ही रहेगी। और इसीलिए करेंसी आने के बाद मनी की वैल्यू घटी है। तो इसी मनी वाले टर्म को फिर आगे कंटिन्यू भी करूंगा।